नमस्कार, जय हिंद सभी को। और कैसे हैं सब? आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है। 1 तारीख से सभी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट्स हैं, अग्निवीर के या जो परमानेंट कमीशन से हैं जैसे नर्सिंग असिस्टेंट, तो इनके भी एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो 1 से लेकर 10 तक लगभग आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको मन लगाकर अभी पढ़ना चाहिए। और मैं आपके लिए जो सीरीज लेके आया हूँ, आज उसकी 7th क्लास रहेगी बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और सभी बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज करते रहें। ये सारे आपके पीवाई क्या हुए हैं जो 3 या 4 साल के अंदर आपके पेपर हुए हैं, जितने भी अग्निवीर के सभी क्वेश्चन उन्हीं में से हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अमल होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग? सियाली कमल, ओक्जेली कमल, फॉर्मी कमल या सिट्री कमल? तो देखिए, चींटी जो होती है बच्चों, उसके अंदर होता है फॉर्मी कमल। कौन सा रहेगा? फॉर्मिक एसिड, या इसी का एक नाम और भी होता है मेथानोइक एसिड। ठीक है। और इसका जो फार्मूला रहेगा बच्चों, वो भी पूछा जा सकता है, HCOOH। ये इसका फार्मूला रहने वाला है। क्लियर हो गई बात? तो देखो, सियाली कमल कहाँ होता है? ये टीयर्स के अंदर होता है, जो आंसू होते हैं उनके अंदर होता है। और ओक्जेली कमल किस में होता है बच्चों? टमाटर के अंदर और पालक में। यदि आप टमाटर और पालक खाते हो तो उसके अंदर ओक्जेली कमल होता है। सिट्रिक अमल जो होता है, ये होता है बच्चों खट्टे फलों में, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? फॉर्मिक अमल। नेटल पौधे का काटा आ जाए, नेटल प्लांट, ध्यान से सुनो, नेटल प्लांट यदि आ जाए तो इसके अंदर भी आपका यही अमल रहेगा, फॉर्मिक या मेथानोइक अमल। आई होप सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन खट्टे पदार्थ में, मीठे फल में, सब्जियों में या अंडे में? तो बच्चों, खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं खाने के, उनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? सिट्रिक अम्ल। मीठे जो फल होते हैं इनके अंदर क्या होता है? ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज होता है, ये शर्करा होती है बच्चों, ठीक है ना। सब्जियों के अंदर बी और सी होता है ज्यादातर, और जो अंडा होता है इसमें बी भी होता है, सी को छोड़कर इसके अंदर डी भी होता है, बी भी होता है ज्यादा मात्रा में। डी और बी क्या बता रहा हूं मैं? विटामिन, ठीक है ना। एग के अंदर यदि एसिड पूछे तो फोलिक अम्ल होता है। और अंडे के अंदर जो प्रोटीन है वो सफेद भाग के अंदर होता है। मान के चलिए ये एग है, और एग के बीच में जो ये पीला भाग होता है, ये वाला, इसके अंदर फैट होती है, ठीक है ना। और अंडे का जो छिलका होता है, छिलका कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और जो अंडे का वाइट पार्ट होता है, ये शुद्ध प्रोटीन होता है। अंडे के किस भाग में शुद्ध प्रोटीन पाया जाता है? तो अंडे के वाइट पार्ट के अंदर शुद्ध प्रोटीन पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं यहाँ से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी? 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन? तो बच्चों 120 दिन, या क्या लिखेंगे? 4 महीने, ठीक है, 4 मंथ्स। और देखो, यदि ये डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछता है तो जो पुरानी किताबें हैं, कई किताबों के अंदर 2 से 4 दिन दे रखा है, वो बिल्कुल गलत रहेगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, जो एनसीईआरटी मानता है, वो है 13 से 20 दिन। कहीं कहीं पर 12 से 20 दिन भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 13 से 20 दिन। ये डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है। और यदि प्लेटलेट का पूछता है आपसे, ये रक्त बिंबाणु बोले जाते हैं, तो इनका 7 से 10 दिन रहेगा, ठीक है। तो रट्टे नहीं मारने हैं, जो एग्जैक्ट बात है वही याद करनी है आपको। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं? तो बच्चों, वनस्पति विज्ञान, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ बोटनी? तो बोटनी के फादर देखो, एंटोनी लेवोजियर जो हैं, ये केमिस्ट्री के जनक हैं, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। अरस्तु जो हैं, ये जूलॉजी और बायोलॉजी के जनक हैं, जीव विज्ञान के जनक हैं।
थियोफ्रेस्टस इज द राइट ऑप्शन। और मैक्समिलियन वुंट, ठीक है, विलहेम वुंट जो है ये साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो थियोफ्रेस्टस बच्चों क्या रहेंगे, आपके वनस्पति विज्ञान के जनक रहेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बोटनी। तो जो बोटनी है वो पादप विज्ञान है, प्लांट की स्टडी है, उसके जनक कौन रहेंगे, थियोफ्रेस्टस। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। विच मेटल कैन बी कट विद नाइफ। लोहा, सोडियम, एल्यूमिनियम, पारा। देखो सबके सिंबल भी मैं लिख देता हूं। लोहा Fe होता है, सोडियम Na होता है, एल्यूमिनियम Al होता है, और पारा Hg होता है, मरकरी। तो चाकू से जो काटी जा सकती है वो है बच्चों बी, ठीक है ना, सोडियम। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। और पारा जो होता है, पारा होता है Hg, ठीक है ना। इसी को थर्मामीटर के अंदर भरते हैं। थर्मामीटर जो होता है, तापमान की जांच करने वाला मीटर, उसके अंदर क्या भरा जाता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, ठीक है। जब बुखार होता है तो डॉक्टर जो चेक करता है, आजकल तो डिजिटल भी आ गए हैं, अदरवाइज यदि मैनुअल का जिक्र करें हम तो उसके अंदर पारा धातु भरी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक क्या है। तो देखो बच्चों, मैंने त्वरण के बारे में कई बार बताया है, द यूनिट ऑफ एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का फार्मूला भी आपको आना चाहिए, v माइनस यू अपॉन टी। v का मतलब क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, u का इनिशियल और t का टाइम, मतलब अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग अपॉन में टाइम। तो देखो वेग में से वेग घटाएंगे तो मीटर पर सेकंड ही तो बचेगा, और इनटू में टाइम के नाम का भी एक सेकंड आएगा, तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सिलरेशन। तो ये हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। एक्सिलरेशन त्वरण होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, मान के चलो कोई गाड़ी चल रही है तो हम बोलते हैं कि एक्सिलरेशन, एक्सिलरेट करो इसे, मतलब तेज चलाओ या धीमी चलाओ। तो जो वेग में परिवर्तन होता है उसकी दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है। वेयर इज स्पर्म प्रोड्यूस्ड, अंडकोश में, इन टेस्टिकल शुक्राणु वाहिनी में, इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड वृषण में, इन द टेस्टिस या डिम में। देखो टेस्टिस के अंदर ही क्या होते हैं, टेस्टिकल, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, इसी के अंदर क्या बनते हैं बच्चों, शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु की फॉर्मेशन होती है स्पर्म की फॉर्मेशन। क्लियर हो गई बात। और जो टेस्टिस होते हैं उनका तापमान भी पूछ सकता है, तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। मतलब बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 37 डिग्री। ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जा सकता है, बॉडी टेम्परेचर यदि आपसे कोई पूछता है तो भाई बॉडी टेम्परेचर रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। यदि केल्विन में पूछता है तो कितना रहेगा, देखो 37 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में 310 केल्विन रहेगा। और यदि ये पूछता है किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट के अंदर पूछता है। ये बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री हमारा रहेगा, और इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रहेगा टेस्टिस का। तो आंसर हमारा क्या हो गया, अंडकोश, इन टेस्टिकल इसके अंदर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल इमली में पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड, फॉर्मिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, साइट्रिक। तो बच्चों साइट्रिक अम्ल किसमें, खट्टे फलों में, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है आपको। और खट्टे फलों में विटामिन पूछे तो सी रहेगा। ऑक्जेलिक अम्ल पहले भी बताया है, टमाटर और किसके अंदर, पालक के अंदर। टार्टरिक अम्ल अंगूर आ जाए, अंगूर या इमली आ जाए तो इनके अंदर रहेगा, ठीक है। और फॉर्मिक अम्ल हमारा चींटी का डंक भाई, या नेटल पौधे का कांटा। तो बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इमली के अंदर पूछा है, टैमरिंड के अंदर, टी से टैमरिंड, टी से टार्टरिक, ऐसे भी याद रख सकते हो। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र कौन सा है। द केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज C6H12O6। ये तो है बच्चों ग्लूकोज का फार्मूला, ठीक है। और CH2O2 ये है मेथानोइक या फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला, मेथानोइक या फॉर्मिक एसिड।
जो चींटी के डंक में पाया जाता है। CH3COOH ये बिल्कुल एसिटिक एसिड, या इसका दूसरा नाम क्या रहेगा, इथानोइक एसिड। इसी को ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं आता। CH4 क्या है बच्चों, मीथेन गैस। मीथेन गैस जो होती है इसे मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये दलदली जगह में पाई जाती है, ठीक है। और जो कोयले की खान है उनमें विस्फोट करने वाली गैस होती है ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, या धान के खेत में भी यही गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वायरस जनित रोग की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस फ्रॉम द फॉलोइंग। हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया या निमोनिया। तो बच्चों देखो, हैजा, मियादी बुखार और निमोनिया, ये तीन हो गई बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, ठीक है। और ये मलेरिया जो है ये होता है बच्चों प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये होता है परजीवी। तो वायरस वाली तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, तो इट मीन्स क्वेश्चन में वायरस की जगह पे क्या लिखेंगे, परजीवी। परजीवी जनित पूछी है, ठीक है ना। तो यहां पर आप वायरस की जगह इसे क्या कर लेंगे, प्रोटोजोआ। कुछ क्वेश्चंस में कई बार देखो मिस्टेक हो जाती है, तो ये मैं आपको बता भी रहा हूं कि भाई यहां पर वायरस की जगह पे क्या करना है, परजीवी। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मलेरिया। और परजीवी का नाम यदि ये पूछता है, क्योंकि देखो मलेरिया वाहक पूछे, फैलाता कौन है मलेरिया को, तो भाई मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये बात आपको याद रखनी है। यदि आपसे परजीवी का नाम पूछा जाता है तो प्यारे बच्चों क्या रहेगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और इसमें मल्टीपल फिजन होता है, बहुविखंडन। ये बात आपको याद रखनी है। हैजा के अंदर वाटर लॉस होता है, लूज मोशन और वोमिटिंग होती है, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसका वाहक मक्खी है, ठीक है। मियादी बुखार होता है बच्चों टाइफाइड, टाइफाइड भाई, जिसको मोती जारा भी बोलते हैं। ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, आंत का बुखार होता है। निमोनिया छोटे बच्चों में होता है, 0 से 5 वर्ष के बच्चों में फेफड़े प्रभावित होते हैं। और निमोनिया भी बैक्टीरिया के कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, रेटिनोल, थायमीन, एस्कोर्बिकमल, टोकोफेरोल। तो प्यारे बच्चों सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि रेटिनोल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, विटामिन सी का नाम एस्कोर्बिक है, और विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। ये वही विटामिन ई है जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता का विटामिन, और इसी को एंटी स्टेराइल भी कहते हैं। एंटी स्टेराइल मतलब कि बांझरोधी, ठीक है। बांझरोधी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को कहेंगे। मैं ये सारे ऑप्शंस या इनके क्वेश्चंस आपको जान के करवा रहा हूं, जानबूझ के, क्योंकि ये कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारे समझने हैं। ऐसे तो हर जगह पर लिखे हुए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन अच्छी होती है तभी आपकी तैयारी में ग्रोथ होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसने पेनिसिलिन की खोज की थी। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। जी मॉर्टन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ वॉन मेरिंग, फ्रेडरिक बेंटिंग। तो बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने ही पहली प्रतिजैविक दवा बनाई थी। तो पहली जो प्रतिजैविक दवा थी वो कौन सी थी, पेनिसिलिन, ठीक है। और पेनिसिलिन किससे बनी थी बच्चों, ये पेनिसिलियम नोटाटम से बनी थी, पेनिसिलियम नोटाटम। ये क्या है, फंजाई। फंजाई का मतलब क्या होता है, कवक। एक कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटाटम, इससे ये दवाई बनाई गई थी। हालांकि ये एंटीबायोटिक है, पेपर में बार बार पूछी जाती है। फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम बताएं, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी रहेगी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसने बनाई, तो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। और वो किस चीज से बनी हुई है, वो एक फंजाई से बनी हुई है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए,
निम्न में से जैव अपघटक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो चीज गल सड़ कर वापिस मिट्टी में बदल जाए, और जो नहीं बनती वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जैसे कि प्लास्टिक है। आप 10 साल के बाद भी ढूंढेंगे तो प्लास्टिक आपको एज इट इज मिलेगी मिट्टी के अंदर, लेकिन आप खाने पीने की चीजें हैं या कोई ऐसी चीजें हैं जो पेड़ पौधों से या जंतुओं से बनती हैं, वो मिट्टी के अंदर बदल जाती हैं कुछ टाइम के बाद, तो वो सभी जैव अपघट्य बोली जाती हैं। देखो, बोतल है, पॉलीथीन है, कांच है, पेड़ पौधे, ये 3 चीजें बच्चों ये मिट्टी में नहीं बदलती, पेड़ पौधे जो हैं वो मिट्टी में बदल जाते हैं। तो ऐसा, ये देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, इस पे बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है एग्जाम के पैटर्न के अनुसार, क्योंकि जो जीडी और क्लर्क के एग्जाम है वो बिल्कुल बेसिक होते हैं बच्चों। थोड़ा थोड़ा एग्जाम का लेवल बढ़ेगा, जैसे टेक्निकल में, एनए में और ज़्यादा बढ़ जाएगा और एनडीए के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपको केवल बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आता है, अल्फा कण की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द अल्फा पार्टिकल? चैडविक, थॉमसन, रदरफोर्ड या जॉन डाल्टन? तो प्यारे बच्चों देखो, अल्फा कण जो थे ना वो रदरफोर्ड ने खोज करी थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी, परमाणु का सिद्धांत, ठीक है। रदरफोर्ड ने देखो प्रोटॉन की खोज करी, नाभिक की खोज करी, न्यूक्लियस की, और बच्चों अल्फा, बीटा एंड गामा के बारे में बताया। तो अल्फा पूछा ही इसने, एक अल्फा एक हीलियम कण के बराबर होता है, क्योंकि एक अल्फा का मास भी 4 यूनिट होता है और एक हीलियम का मास भी 4 यूनिट होता है। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। अल्फा के ऊपर यदि ये चार्ज पूछता है आपसे तो चार्ज बच्चों रहेगा पॉजिटिव। इज इट क्लियर? ये सारे क्वेश्चन आपके यहां से मैंने बताए हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा की खोज करी थी, इसीलिए रेडियो एक्टिविटी में उसे नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला क्वेश्चन आता है, भूरे रंग की ग्रंथि जो आमाशय के ऊपर पाई जाती है का नाम बताइए। भूरे रंग की ग्रंथि ये हमारा पेट है बच्चों, और यहां पर देखो इसके ऊपर एक ग्रंथि होती है, ये कौन सी होती है? लीवर। तो इसके अंदर आ गया हमारा आंसर क्या? लीवर, ठीक है। एड्रिनल, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है बच्चों, ये किडनी है इसके ऊपर पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में, जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर ये होती है। और अग्नाशी ग्रंथि कहाँ होती है? यहाँ पर लोअर एब्डोमेन के पास, यहाँ पर सिचुएट होती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? इन विच ऑर्गन बाइल जूस प्रोड्यूस? यकृत, किडनी, इंटेस्टाइन या पेट? तो बच्चों यकृत के अंदर होता है। यकृत के अंदर क्या होती है? गोल ब्लैडर। ये मान के चलो लीवर है, और लीवर के अंदर क्या है? ये पित्त की थैली होती है, ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है? पित्त रस निकलता है। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन है, डेमोग्राफी में डेमो का अर्थ क्या होता है? डेमो मीन्स इन डेमोग्राफी, पेड़ों का अध्ययन नहीं, पेड़ों का अध्ययन तो डेंड्रोलॉजी होता है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, लोगों का अध्ययन द स्टडी ऑफ पीपल, बिल्कुल सही है। डेमो में लोगों का अध्ययन ही किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो देखो ओरनी से याद रख लेंगे मोरनी। मोरनी क्या होती है बच्चों? पक्षी है मोरनी, ठीक है। तो पक्षियों का अध्ययन। जानवरों का अध्ययन द स्टडी ऑफ एनिमल, तो इसके अंदर जूलॉजी आ जाएगा। जानवरों का अध्ययन क्या होता है? जूलॉजी। तो ये बात याद रखनी है। डेमोग्राफी यदि है तो डेमो का मतलब क्या है? लोगों के बारे में अध्ययन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोम का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? विच चेंज टेक्स प्लेस इन बर्निंग ऑफ वैक्स? भौतिक परिवर्तन है, यांत्रिक है, रासायनिक है, ए और बी दोनों है। तो बच्चों देखो, मोम का कुछ हिस्सा ऐसा होता है, देखो यदि ये पिघलना बोलता ना, पिघलना, पिघलने का अर्थ क्या होता है? कि मोम पिघल गया, दोबारा से मोम बना लेंगे, भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन यदि मोम जलना है मतलब कंप्लीटली बर्न हो गया, उसके जो भी कंपोनेंट है वो वेपर बन के चले गए, तो उनको दोबारा से हम नहीं बना सकते, इसलिए मोम का जलना लिखा है,
पिघलना होता तो भौतिक था, जलना लिखा है तो रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है, विच इज द ओमनीवोर्स ब्लड ग्रुप। तो देखो सर्वाग्राही का मतलब क्या होता है बच्चों, ए बी, मतलब ये सब से खून ले सकता है, चार्ज पूछे तो ए बी पॉजिटिव रहेगा। और देखो सबको जो खून दे सकता है वो ओ नेगेटिव है। ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, ये डोनर है बच्चों। और ये ओमनीवोर्स गलत है, ओमनीवोर की जगह क्या लिखना है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिसीवर या रिसेप्टर, ठीक है, रिसीवर। तो ये आएगा, इसका हमारा आंसर क्या हो गया, डी, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, बाई हुम डज मलेरिया सेपरेट, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या मेटोजोआ। तो मलेरिया मेरे भाई प्रोटोजोआ से होता है, और प्रोटोजोआ का मैंने नाम भी आपको बताया था क्या, प्लाज्मोडियम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यदि वाहक पूछता है तो आएगा मच्छर, और मच्छर कौन सा, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चम्मच की बाहरी सतह किस प्रकार के दर्पण को दर्शाती है, विच टाइप ऑफ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बाय द आउटर सरफेस ऑफ द स्पून, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब दर्पण। रिफ्लेक्स मिरर तो आएगा ही नहीं, प्लेन मिरर भी नहीं आएगा क्योंकि बैंड है इनके अंदर। तो देखो जैसे चम्मच है, ये चम्मच है, तो अंदर का जो भाग है बच्चों कनकेव को दर्शाता है, अवतल को, और जो बाहर वाला है चम्मच का भाग, बाहर वाला यदि रिफ्लेक्सिंग सरफेस है ये वाला, तो ये जो भाग है ये उत्तल होता है। उत्तल मतलब कन्वेक्स, जैसे चम्मच ऐसे होती है, चम्मच आपने भी देखी होगी ऐसे होती है। तो बाहर पॉलिश होती है ना, बाहर पॉलिश होती है तो अंदर का काम रिफ्लेक्शन का है, तो अंदर वाला जो भाग है ये कनकेव हो गया, कनकेव। और प्यारे बच्चों यदि ऐसे है चम्मच की तरह और अंदर पॉलिश है तो बाहर रिफ्लेक्शन का काम यदि होगा तो ये कन्वेक्स है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन गया, कन्वेक्स, उत्तल दर्पण, ये हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना, इसका उदाहरण है द क्रूक्ड अपीयरेंस ऑफ ए स्पून इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, फैलाव या अपवर्तन। तो बच्चों अपवर्तन आएगा इसका आंसर। अपवर्तन का मतलब क्या है, कोई भी ट्रांसपेरेंट बीकर हमारे पास है, उसके अंदर हमने पानी डाल लिया और उसके अंदर यदि हम देखो कोई भी स्टिक डालते हैं तो कोई सीधी चीज जो होती है ना बच्चों वो टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है ना, क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है तो जो मर्ज पार्ट है वो हमेशा टेढ़ा दिखाई देगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए या पानी में पूर्णतः डूबी हुई चीज का बड़ा दिखाई देना, जैसे इस पानी के अंदर यदि नींबू या कोई गेंद डाल दी जाए तो वो अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देगी। ये क्वेश्चन भी किसका उदाहरण है, अपवर्तन का। TIR जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें मृग मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज विच चेंज। देखो रासायनिक नहीं, बर्फ, पानी से बर्फ बनी, बर्फ से वापस पानी, तो बच्चों भौतिक परिवर्तन आएगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज है, क्योंकि देखो कोई नई चीज नहीं बनी, पानी से बर्फ बना दी, बर्फ से वापस पानी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड इज फाउंड इन द स्टेमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ए और बी दोनों, सोडियम क्लोराइड। देखो ये तो नमक होता है बच्चों, ना ये पाया जाता है ना ये बैटरियों में पाया जाता है, तो आंसर बच गया HCl। और पेट की, देखो हमारे पेट के अंदर जो एसिड है ना वो कौन सा है, HCl है। और पेट को HCl के प्रभाव से कौन बचाता है, एक लेयर होती है जिसका नाम क्या होता है, म्यूकस, म्यूकस बचाती है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है, विच इज द लाइटेस्ट मेटल, हीलियम, लिथियम, सोडियम, नाइट्रोजन। तो बच्चों लिथियम मेटल होती है सबसे हल्की। हाँ सबसे हल्का तत्व पूछता तो हाइड्रोजन आता, और सबसे हल्की नोबल गैस पूछता तो हीलियम आता, लेकिन धातु पूछी है तो लिथियम है प्यारे बच्चों, ठीक है। और सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरके में कौन सा अम्ल होता है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर।
सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक किसके अंदर होता है? दूध में, ठीक है। एसिटिक किसके अंदर होता है? सिरके के अंदर। फॉर्मिक चींटी के डंक में बता दिया मैंने, सिट्रिक खट्टे फलों में। तो एसिटिक अम्ल या इथानोइक एसिड भी इसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल हवा में किस पर निर्भर करती है? द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन। तापमान, दाब, बहाव या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों तापमान पर ये प्रभाव डालती है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी। गर्म हवाएं चलेंगी तो ध्वनि भी दूर तक जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखनी है। दाब का, प्रेशर का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के बल्ब के द्वारा सबसे कम ऊर्जा की खपत होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बल्ब कंज्यूम लेस्ट एनर्जी? एलईडी, सीएफसी, सीएफएल। देखो ये तो है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। सीएफएल कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, जो बीच में एलईडी की तरह जो लंबी थोड़ी सी ट्यूब आई थी उनको सीएफएल बोलते हैं। सीएफसी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कूलिंग एजेंट है, फ्रिज और एसी में पाया जाता है, तो ये तो नहीं आएगा। एलईडी ये सही आंसर है हमारा, लाइट एमिटिंग डायोड। तो प्यारे बच्चों लाइट एमिटिंग डायोड ये क्या है बताओ? एलईडी जो आजकल है, मान के चलो पहले 100 वाट का बल्ब आता था जिसमें येलो लाइट आती थी, आजकल सफ़ेद लाइट के बल्ब आए हुए हैं और वो मिनिमम कंजप्शन करते हैं। मान लो 9 वाट का है या 12 वाट का है, 20 वाट का बल्ब है, तो आप मान के चलिए 100 वाट के खर्च में यदि 9 वाट का एक बल्ब है तो लगभग 11 बल्ब जल जाएंगे और थोड़ा सा बच भी जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि सबसे कम खर्चे वाले बल्ब कौन से हैं बच्चों? एलईडी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये बार बार आपको पढ़ाया भी जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, महिला में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज द ओवम फॉर्म्ड इन ए फीमेल? यूटेरस, ओवरी, पेरिनियम या अंडकोश, टेस्टिकल। ये तो होते ही नहीं महिला के अंदर, तो ये आएगा बच्चों ओवरी। अंडाशय के अंदर ही तो अंडे जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। और जो मेंस्ट्रुएशन उनके साइकिल होते हैं मंथली, उसके अंदर ओव्यूलेशन होता है ईच एवरी आफ्टर 28 डेज, प्रत्येक 28 दिन के बाद, ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन? अगर मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या सेरेब्रम। देखो ये 3 पार्ट हैं ब्रेन के, और जो परमस्तिष्क है या सेरेब्रम है ये पार्ट है फोर ब्रेन का। वैसे तो सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क है, लेकिन अगर मस्तिष्क के अंदर ही तो होता है ये, इसके अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी होते हैं, और एक ये परमस्तिष्क खंड होता है, तो 3 भाग हो गए। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा बचा? अगर मस्तिष्क, जो आगे वाला हिस्सा है ये सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे छोटा मस्तिष्क का हिस्सा है बच्चों लिटिल ब्रेन, पीछे वाला भाग, ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का वैसा ही प्रतिबिंब अर्थात समान आकार का प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? इन विच मिरर इज द सेम इमेज ऑफ द पर्सन द इमेज ऑफ द सेम साइज फॉर्म्ड? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो देखो समतल दर्पण, प्लेन मिरर है ना बच्चों, देखो ये प्लेन मिरर ले लिया मैंने पोली से ये, और इधर जो है आप खड़े हैं इधर यहाँ पर, तो आप इक्वी डिस्टेंस इतनी दूरी पर ही आपकी इमेज बनेगी, और ऐसे ही सेम आपकी हाइट रहेगी। सेम ऑब्जेक्ट, सेम मतलब देखो ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये मेरे से ड्रॉ करने में थोड़ा सा फॉल्ट हुआ यहाँ पे, अदरवाइज सेम रहेगा, हाइट भी सेम रहेगी, इक्वी डिस्टेंस रहेगा। तो इक्वल किसके अंदर बनती है? समतल दर्पण के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर की कुंडली किस धातु से बनी होती है? द कोयल ऑफ हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल? लोहा, नाइक्रोम, तांबा या पीतल? तो बच्चों नाइक्रोम आएगा। नाइक्रोम के अंदर देखो Ni से क्या बनता है? निकेल, निकेल, ठीक है, और क्रोम से क्या बनता है? क्रोमियम, Cr, ये बात याद रखनी है। तो दोनों होते हैं हीटर की कुंडली में, निकेल और क्रोमियम, इन्हीं से हमारी क्या बनती है? नाइक्रोम, हीटर की कुंडली। नेक्स्ट है, लाल व भूरे रंग की उदर के ऊपर मतलब पेट के ऊपर बाएं हिस्से में स्थित ग्रंथि का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ रेड एंड ब्राउन ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल, थाइमस या थायराइड?
तो बच्चों देखो, थायराइड गले में होती है, थाइमस फेफड़ों के बीच में होती है, एड्रिनल किडनी के ऊपर होती है, पीयूष ग्रंथि ब्रेन के अंदर होती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ही नहीं, ठीक है ना। यदि ये नीचे पूछता तो भी इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं था। तो यहां पर लाल व भूरे रंग की जब भी क्वेश्चन आता है ना ऐसा उधर के ऊपर, तो बच्चों आंसर रहेगा लीवर। लीवर आपको लिखना है। तो मैं ई ऑप्शन और लिख देता हूं बच्चों, लीवर। ये प्रिंटिंग में हो सकता है, टाइप करने में कोई मिस्टेक रही हो। लीवर जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, पीलिया रोग किसके कारण होता है? जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोवा या फंगस? फंगस के कारण नहीं होता, ना प्रोटोजोवा ना जीवाणु। पीलिया रोग जैसे हिपेटाइटिस का जब जिक्र करते हैं ना, तो बच्चों हिपेटाइटिस बी जानलेवा होता है, ठीक है, जानलेवा होता है। तो ये विषाणु के कारण होता है। हिपेटाइटिस 3 प्रकार का होता है, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी और हिपेटाइटिस सी। जो अपने फेमस एक गायक थे राजू पंजाबी, तो उनको भी हिपेटाइटिस बी की बीमारी हुई थी जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। तो ये वायरल संक्रमण होता है, विषाणु जनित ये बीमारी है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व, द एलिमेंट फाउंड इन हीमोग्लोबिन, कॉपर, लोहा, आयोडीन, सॉल्ट? ये तो है ही नहीं भाई, तो लोहा, आयरन, आयरन ही तो पाया जाता है। आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होता है बच्चों? एनीमिया हो जाता है, अरक्तता की बीमारी हो जाती है, ठीक है। आयोडीन यदि आयरन ज्यादा हो जाए तो जैसे हीमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ जाता है तो आयरन की मात्रा भी बढ़ेगी, तो साइड्रोसिस की बीमारी होगी, जो दक्षिण अफ्रीका के बाटू आदिवासियों में देखने को मिलती है, क्योंकि वो लोहे के बर्तन में शराब का सेवन करते हैं। और शराब कैसी होती है? एसिडिक। तो जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो वो कोरोजिव होता है हमारे लिए, तो उसके कारण बीमारी फैलती है। अगला क्वेश्चन है, यकृत के नीचे भूरे रंग की कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो बच्चों यकृत के नीचे पूछ रहा है तो अग्नाशी ग्रंथि। लीवर के नीचे हालांकि देखो एक जो ग्रंथि होती है वो स्प्लीन भी होती है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? अग्नाशी ग्रंथि। लाइमस तो होती नहीं, थाइमस होती है, टाइप करने में गलत हो गया। एड्रिनल ये किडनी के ऊपर होती है, पीयूष ग्रंथि ये ब्रेन के अंदर होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के किस अंग को आवाज तंत्र कहा जाता है? कान, लेरिंक्स, लेरिंक्स, LARYNX, ये स्पेलिंग आएगी लेरिंक्स की, ठीक है। स्टेपीज कान में हड्डी होती है सबसे छोटी। ट्रैकिया होता है, देखो जो गला है ना हमारा, यहां से ये खाने की नली गई, और ये बच्चों ये फेफड़ों के पास जो गई है, ये क्या है? ट्रेकिया, ठीक है, ये ट्रेकिया होती है। स्टेपीज कान में सबसे छोटी हड्डी है। तो लेरिंक्स जो है ये आवाज तंत्र है, गले के अंदर होता है लेरिंक्स, इसको बोलते हैं क्या? आवाज तंत्र, ठीक है। इसी के कारण, वाइब्रेशन के कारण हम आवाज कर पाते हैं। अम्ल और क्षार को मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? व्हाट रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड? तो अवकरण, रिडक्शन नहीं। उदासीकरण, यस यही होती है। ऑक्सीकरण भी नहीं होगी, ये सभी नहीं। उदासीकरण होती है बच्चों, देखो जब HCl को मिलाते हैं, ये अम्ल हो गया और ये हो गया क्षार, तो क्या बनाएगा? ये NaCl प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा, तो ये लवण बनता है। देखो हिंदी के अंदर बता देता हूं, यदि अम्ल है और क्षार है तो क्या बनेगा बच्चों? लवण, वह जल बाहर निकल जाएगा। तो यही जो रिएक्शन है इसी को उदासीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर इज, निर्जीव, सजीव, धातु, उपधातु? ये तो है ही नहीं दोनों, निर्जीव भी नहीं है, सजीव बच गया। तो जैविक पदार्थ कौन से होते हैं? जिनमें जीवन होता है, सजीव होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए, द केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो ग्लूकोज का है बच्चों, ग्लूकोज, ठीक है। और ये NaOCl, NaOCl तो होता ही नहीं फार्मूला, CaSO4.12H2O यही है। NaCl ये नमक का फार्मूला है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन बन गया। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसमें जल का अणु पूछे तो हाफ होता है, हाफ H2O, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। और ये बनता किससे है? तो CaSO4.2H2O, जिसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? जिप्सम, जिप्सम से ये बनता है, ये बात भी आपको याद रखनी है।
जिप्सम जो होता है उससे बनता है, ठीक है। उसको गर्म करेंगे तो जो वाटर है वो उड़ जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल बचेगा। अगला क्वेश्चन है, उष्मा संचरण की किस विधि में उष्मा अंतराल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर? विकिरण, संवहन, चलन, उपरोक्त सभी? नहीं। चलन देखो ये होता है ज्यादातर सॉलिड के अंदर होता है, हो तो सब में सकता है लेकिन सॉलिड में ज्यादा होता है। संवहन किसमें? लिक्विड और गैस के अंदर होता है, लिक्विड एंड गैसेज। और बच्चों विकिरण जो विधि है यही इस क्वेश्चन का आंसर है, रेडिएशन मेथड। सन से जो लाइट आती है ना, ये सन है मान के चलो, और ये क्या है? अर्थ है, अर्थ है। तो सन से अर्थ के ऊपर जो लाइट आती है उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये रेडिएशन मेथड होता है, विकिरण विधि इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली बर्तन में पूर्णतः वायु निकाल दी जाए तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ ऑल द एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एम्प्टी वेसल? घनत्व कम, दाब बढ़ेगा, निर्वात या ताप बढ़ेगा? तो बच्चों निर्वात बन जाएगा। अब बर्तन पहले ही खाली है, उसके अंदर हवा है जो थोड़ी बहुत वो भी निकाल दी। मान के चलो ये रूम है, ये कमरा है, इस कमरे में से जो खाली जगह है बीच में, इसमें हवा भरी हुई है और हवा के कारण ही मेरी आवाज आप तक आ रही है। यदि ये हवा सारी निकाल दी जाए तो कमरा क्या बन जाएगा? निर्वात। वैक्यूम का मतलब होता है नो मीडियम, जहां पर कोई माध्यम है ही नहीं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? NaOH, ये कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा। इससे क्या बनाया जाता है? साबुन। CH3COH, ये इथानोइक एसिड सिरके में पाया जाता है। आज 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट करवा दिया है मैंने। H2SO4, यस सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसे अम्लों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ एसिड, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। NaCl साधारण नमक होता है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या बन गया बच्चों? सी, सल्फ्यूरिक एसिड। ये बैटरी के अंदर भी होता है, कार बैटरीज वगैरह में। मानव कितने हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि नहीं सुन सकता है? ह्यूमन कैन नॉट हियर साउंड विद ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हाउ मेनी हर्ट्ज? 1000 हर्ट्ज से अधिक सुन सकता है, 2000 हर्ट्ज से अधिक, 200 से, या 20,000 से? तो बच्चों ये आंसर आ गया इसका, क्योंकि मनुष्य जो है वो 20 HZ से और 20,000 HZ, ठीक है, इसके बीच में ही सुन सकता है। ये बात आपको याद रखनी है, बाकी ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता। अगला क्वेश्चन, प्रासर्व्य ध्वनि को कौन सुन सकता है? हु कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड? मनुष्य, डॉल्फिन, सांप या चमगादड़? तो देखो यहां पर डॉल्फिन भी सुन सकती है और चमगादड़ भी, ये दोनों आएंगे बच्चों। हाँ ज्यादा मात्रा में यदि आ जाए तो चमगादड़, डॉल्फिन से भी ज्यादा ये सुन सकता है, बट इसके दोनों आंसर हैं, ना सांप सुन सकता ना मनुष्य सुन सकता, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन मान के चलो, यहां पर क्या करेंगे? बोथ बी एंड डी, ये दोनों ठीक रहेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा कौन है? चमगादड़ है, ये अपना शिकार भी पकड़ता है इन्हीं की मदद से। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्लैंक रूल द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। तो देखो पहले मैं समझा देता हूं, ये रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, ठीक है, और इसके अंदर इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, बीच में से क्या आ गया? नॉर्मल। तो यहां पर जो एंगल बना, और ये एंगल मान के चलो ये एंगल आर है, ये एंगल आई है, तो ये दोनों एंगल आई बराबर एंगल आर, ये रिफ्लेक्शन का लॉ है, परावर्तन का नियम है। तो बच्चों परावर्तन इसका राइट ऑप्शन बन गया, बाकी की जरूरत ही नहीं हमें ज्यादा सोचने की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें टार्टरी